हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हनी बी की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। जो हमारी हनी बी होती है वो एक सोशल फ्लाइंग इंसेक्ट होती है। हम इसे सोशल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि हम सोसाइटी में एक साथ मिलकर रहते हैं, सबके अलग अलग रोल्स होते हैं। किसी को कोई स्पेसिफिक काम जो है दिया होता है, किसी को कोई काम दिया होता है। सबका अपना अलग अलग रोल होता है और सभी अगर मिलजुल के रहते हैं तो सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसी तरह से जो हमारी हनी बी होती है वो भी सोसाइटी में मिलजुल के एक साथ कॉलोनी बना के रहती है। फिर अगर हम हाइव की बात करें तो उसमें क्वीन बी, कुछ ड्रोन्स और कुछ हज़ार वर्कर बीज होती हैं। और हनी बी जो होती है वो फ्लावरिंग प्लांट से जो नेक्टर और पोलन इकट्ठा करती है, नेक्टर हनी बनाने के लिए, और जो पोलन है वो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए जो हेल्प करता है इनकी ग्रोथ में, क्योंकि प्रोटीन का जो एक रिच सोर्स होता है। फिर इसकी टेक्सोनॉमी, अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो हनी बी का किंगडम होता है एनिमेलिया। इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी, जीनस एपिस। और इसकी स्पीसीज़ की बात करें तो वर्ल्ड वाइड तो इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ है, लेकिन इंडिया में मेनली 7 स्पीसीज़ ही पाई जाती है। जैसे 6 जो स्पीसीज़ है वो इंडियन है और एक एक्जोटिक स्पीसी है जिसे कि इटली से इंपोर्ट किया गया है। जो 6 इंडियन स्पीसीज़ है वो है एपिस डोर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस लेबोरोसिया, एपिस फ्लोरिया, एपिस एंडेनिफॉर्मिस और एपिस मेलिपेना। और जो एक्जोटिक स्पीसीज है वो है एपिस मेलिफेरा। फिर हम बात करते हैं रियर्ड स्पीसीज़ की। अगर बात करें रियर्ड स्पीसीज़ की तो इनमें एपिस डोर्साटा जो होती है उसका साइज सबसे बड़ा होता है और इसके पेटों के ऊपर एक सिंगल लार्ज कोम्ब बनाती है, ना कि बहुत सारे छोटे छोटे कोम्ब। और इसको जो दूसरे नाम की बात करें तो इसे जाइंट बी या फिर रॉक बी भी बोला जाता है। जाइंट बी क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है इन सभी स्पीसीज़ में, और रॉक बी इसके नेचर की वजह से। इसका जो नेचर होता है वो फेरोसियस नेचर होता है कि जब भी हम हनी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको रेयर करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और इसके काटने से वुमेन की डेथ भी हो सकती है, जबकि फीवर वगैरह तो नॉर्मल होगा ही होगा। इसकी एक टेंडेंसी है कि ये अपनी जो कॉलोनीज है उनको बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इसकी जो रेयरिंग है वो मुश्किल हो जाती है। इसकी पिक्चर की बात करें तो ये इस टाइप की बी होती है और ये इसका हाइव होता है। अगली जो है एपिस सेरेना या फिर एपिस इंडिका, ये मीडियम साइज़ की बी होती है। ये कुछ पैरेलल, उसने तो जैसे कि कॉम्ब एक बना रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, लेकिन ये बहुत सारे छोटे छोटे पैरेलल कॉम्ब बनाती है कि एक के साइड में एक दूसरा, और इसे हम इंडियन बी भी बोलते हैं। इसका नेचर काफ़ी काम होता है, इसलिए इसका जो डोमेस्टिकेशन है वो बहुत ही ईजी है। ये इसकी पिक्चर है, ये इसका साइज़ देख सकते हैं आप, इससे छोटा है और इस तरह से स्मॉल कॉम्ब बनाती है। इसके कंपैरिजन में इसका जो कॉम्ब है वो कितना छोटा है। अगली है एपिस फ्लोरिया, ये इन सभी स्पीसीज़ में से सबसे स्मॉलेस्ट बी होती है। इसे लिटिल बी बोलते हैं हम लोग, और ये सिंगल वर्टिकल कॉम्ब बनाती है कि सिर्फ एक ही कॉम्ब होगा सिंगल और वर्टिकली। इसका जो हनी होता है वो स्वीटेस्ट होता है, क्योंकि ये इसके छोटे साइज़ होने के कारण ये छोटे फ्लावर्स से भी जो नेक्टर हो वो इकट्ठा कर सकती है। इसे रेयरिंग करना बहुत आसान है, लेकिन ये अपनी जगह है, जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह कॉलोनी शिफ्ट करती रहती है, इसकी वजह से इसकी रेयरिंग को थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है। इसकी पिक्चर ये है, इसका साइज़ देख सकते हैं, तीनों में सबसे छोटा साइज़ है और एक वर्टिकल सिंगल कॉम्ब बना रखा है इसने। अगली है एपिस मेलिफेरा, इसकी जो हैबिट, स्ट्रक्चर और साइज़ तीनों चीज़ें जो इंडियन बी है हमारी एपिस सेरेना उससे सिमिलर है। इसे इटालियन बी या फिर यूरोपियन बी बोलते हैं, और मॉडर्न बी कीपिंग में वरदान की तरह से इसने काम किया था, क्योंकि इसके जो हनी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके फादर इंडिया में डॉक्टर A.S. अटवाल को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी इसे सबसे पहले। ये इसके आप देख सकते हैं, ये इसका हाइव है, इसमें बहुत सारे पैरेलल कॉम्ब बना सकते हैं हम लोग। कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है। फिर हम बात करें बी कॉलोनी की, तो हनी बी का जो नेस्ट जहाँ पे ये रहती है उसे बी हाइव या फिर कॉम्ब बोलते हैं हम लोग। एक जो एवरेज साइज़ की बी की कॉलोनी होती है उसमें 30,000 बी होती है, और इसमें 3 टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं एक कॉलोनी में,
क्वीन, वर्कर और ड्रोन। और जो नंबर ऑफ़ वर्कर भी, कितनी वर्कर भी हैं उस कॉलोनी में, इससे डिसाइड होता है कि वो कॉलोनी वीक है या स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज़्यादा उसमें वर्कर भी होंगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कॉलोनी में क्वीन बी का काम फिक्स होता है कि उसे एग ही ले करने हैं, और ड्रोन भी कोई काम नहीं करती, कोई पोलन इकट्ठे नहीं करती, कोई नेक्टर इकट्ठा नहीं करती, वो सिर्फ नेस्ट में रहती है और उसका पर्पज़ सिर्फ क्वीन बी से मैटिंग करना और नई जो बीज है वो रिप्रोड्यूस करना ही होता है। तो इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस सिर्फ वर्कर बी पर ही डिपेंड करती है। और इसमें कुछ सेवरल मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं जिसकी वजह से इसे पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज बोला जाता है। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हम कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि हनी बी में 2 सेक्स होते हैं, मेल फीमेल। फीमेल में फर्दर 2 कास्ट होती हैं, क्वीन और वर्कर, और मेल को हम ड्रोन बोलते हैं। तो ये क्यों, किस तरह से होती है वो हम आगे देखते हैं। फिर देखिए, जैसे ड्रोन मेल हो गया, क्वीन फीमेल हो गई, ये दोनों मेटिंग करेंगे। मेटिंग के बाद ये 2 टाइप के एग प्रोड्यूस कर सकती है जो क्वीन होती है, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग से जो ले होगा, जो न्यू बॉर्न, वो फीमेल होगा, और अनफर्टिलाइज्ड एग से जो ले होगा वो मेल होगा, ड्रोन होगा। फिर इसके आगे फर्दर फीमेल की 2 क्लासिफिकेशन होती है। अगर उसे वर्कर बीज रॉयल जेली फीड करेंगी तो वो फर्टाइल हो जाएगी और नई अगली क्वीन बी बनने के लिए वो तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर उसे हनी बी, जो वर्कर बीज होती हैं, वो रॉयल जेली फीड नहीं करेंगी तो स्टेराइल हो जाएगी, उसकी ओवरीज डेवलप नहीं हो पाएंगी और वो बाकी वर्कर्स की तरह वर्कर ही रह जाएगी। फिर बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहले तो इसका रोल इन पोलिनेशन, टोटल पोलिनेशन होता है उसका 80% हनी बीज अकाउंट करती है, बाकी जो 20% बच गया वो अदर टाइप के इंसेक्ट्स की वजह से भी हो जाता है। लेकिन 80% एक बहुत बड़ा जो नंबर है, वो हनी बी के द्वारा ही पोलिनेट होता है। और हनी बी जब नेक्टर इकट्ठा करती है तो ये अननोविंगली ही, मतलब जानबूझ के नहीं करती, अपने आप ही पोलिनेशन हो जाता है। इनका मेन पर्पज़ तो नेक्टर कलेक्ट करना होता है। और जो कुछ 100 के आसपास जो वैरायटीज़ या फिर स्पीसीज़, वैरायटीज़ नहीं, स्पीसीज़ क्रॉप की ऐसी होती हैं जो कि क्रिटिकल क्रॉप है, इनमें अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो ये आगे ग्रो ही नहीं हो पाएंगी। इनमें पोलिनेशन मस्ट होता है, होना ही चाहिए। और जो पोलिनेशन होता है उसकी वजह से जितना बेटर पोलिनेशन होगा उतने ज़्यादा फ्रूट्स, सीड्स और बेरीज जो हमारे प्लांट पे प्रोड्यूस होंगे। फिर अगर हम बात करें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो ये फूड प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग के लिए। और इसके जो बी वैक्स है वो एक बाई प्रोडक्ट है हनी इंडस्ट्री का। और जो इसके अदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो रॉयल जेली, जो कि एक बहुत ही प्रेशियस जो फीडिंग मटेरियल है, इससे में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, ये बहुत महंगा बिकता है। दूसरा है प्रोपोलिस, फिर बी पोलन। पोलन को प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है। और हनी में जैसे देख सकते हैं कि एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी पैरासिटिक, एंटी बैक्टीरियल बहुत ज़्यादा जो वो क्वालिटीज़ होती हैं। फिर बात करें इसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, तो हनी बी एक रिलायबल बायो इंडिकेटर है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसका। हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पे ज़्यादा पोल्यूशन होगा उस जगह पे हनी बी उतनी ही कम हो जाएगी। तो हम इसे इंडिकेटर बोल सकते हैं कि अगर वहाँ पे हनी बीज ज़्यादा अमाउंट में है तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं है। और जो इन बी प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड के कारण इनकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो पाती, अडल्ट्रेशन करने की ज़्यादा कोशिश होती है, और इस तरह से नए जो रिस्क के फैक्टर सामने आ रही हैं। और ये जो हनी बी होती है वो जैसे पहले बात कर चुके हैं हम लोग, ये पोलिनेशन होती है तो इसे ट्रीज, फ्लावर्स और बहुत सारे जो प्लांट है वो सपोर्ट होते हैं उनकी ग्रोथ, जिसकी वजह से जो क्रिएचर्स होते हैं उनको शेल्टर मिलती है। फिर बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट की। तो जो बी कीपिंग है वो एक आइडियल एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर की एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वहाँ पे लोगों की, दूसरों की भी हेल्प करेगा जो क्रॉप उगा रहे हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अगर आप बी कीपिंग करते हैं तो। और ये एक बहुत, अब फ़िलहाल बात करें तो गवर्नमेंट भी सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए कोई लैंड की ज़रूरत नहीं है। मार्जिनल फार्मर्स या फिर बिना ज़मीन वाले जो किसान हैं
वो भी इसे अडॉप्ट कर सकते हैं और सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं कि दूसरे किसी के ऊपर रिलाई ना करना पड़े, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, हनी सेल कर सकते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है कुछ एरियाज़ में गांव के, जैसे कि गांव के लोग खेती कर रहे हैं साथ साथ अगर हनी भी करे तो ये बेनिफिशियल ही होगा। थैंक यू। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा।